हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जो 20 फरवरी यानी कल आपका एग्जाम हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट के जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल आंसर के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि जैसे नेक्स्ट एग्जाम मान लीजिए आपका आज है, तो अगर इस वीडियो को आप देखकर जाते हैं तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन एकदम रियल और सटीक यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कैंडिडेट ये एग्जाम देके आया है उससे आप पूछ लेना, एकदम सही और सटीक सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यहाँ पर ये सारंगी वाद्य यंत्र है वो बजाते थे। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या है, मशहूर सारंगी वादक का नाम राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिसर और सबरी खान। ये क्या है, आपके मशहूर सारंगी वादक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट सवाल क्या आपसे पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपका अगली शिफ्ट में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। अगर पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और यहाँ पर महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। तो किन किन के मध्य हुआ था? एक तो बी आर अम्बेडकर और यहाँ पर महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि भारत के साथ कितने देश समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो कितने देश करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की भूमि सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसकी तटरेखा 7,515 किलोमीटर है तक है। भारत के साथ जल की सीमा साझा, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, जल के साथ करने वाले दो देश है, वे श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं भूमि की सीमा साझा करने वाले देश आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितनी कितनी सीमा साझा करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया था, भारतीय मूल की 2022 में ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखना। तो सुएला ब्रेवरमैन आपकी भारतीय मूल की 2022 में ब्रिटेन की गृह मंत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट सवाल यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है, सही है। यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक राज्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार है। तो ये पूछा था, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया था? 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पीछे, लेकिन नंबरिंग एकदम सही है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? पुरुष साक्षरता दर पूछा है राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कर्नाटक राज्य में हिंदुओं द्वारा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये वापस रीप्रिंट हो गया है, लेकिन इसके अंदर पुरुष साक्षरता दर वाला अगर आप देखिए तो भारत भारत साक्षरता दर कितनी है? 76.04 पुरुष की इतनी है, महिला कितनी है? इसमें सबसे ऊपर कौन है? केरल है, जिसकी कितनी है साक्षरता दर? 94 है। और पुरुष की 96.11 है, महिला की 92.07 है। तो सबसे ज्यादा पूछा था तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम पूछे तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय औद्योगिक संस्था आईआईटी स्थापित किए गए हैं? तो यहां पर क्या है, तो 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर
जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। लक्ष्य वृद्धि की बात करें तो 2.1% की लक्ष्य वृद्धि थी। वास्तविक वृद्धि की बात करें तो 3.6% की वास्तविक वृद्धि थी। फ्रेंड्स, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि लक्ष्य वृद्धि कितनी थी और वास्तविक वृद्धि कितनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमर पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपका हरित क्रांति से पूछा गया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो या फिर एक थोड़ा सा इस सवाल के अंदर मेरे को बच्चों ने भेजा था, लेकिन यह सवाल ऐसे भी हो सकता था कि निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है? तो यहाँ पर दोनों सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला इसका आंसर क्या हो सकता है? तो अनाज की फसल का उत्पादन गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नॉर्मल बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगी। इसके बाद में वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या पता अगला क्वेश्चन यहीं से हो। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो विकसित करने के लिए, कार्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को, भारत के अंदर। इसके बाद में हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था, यानी यह शब्द किसने लाया था? तो विलियम गिडे ने। इसके बाद में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 से 68 के बीच में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुआ था? तो ये मिस्र के कोहिरा में हुआ था। इसमें भारतीय टीम 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य सहित कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही थी। तो ये देख सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने कितने पदक वहां पर जीते थे। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कितने शहरों में की गई थी? तो कितने शहरों में की गई थी? गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये कौन सा संस्करण था? 36वां। इसे गोवा के 5 शहरों, आपसे शहर पूछे थे तो मापुसा, मंडगांव, पंजीम, पोंडा, वास्को में आयोजित किया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से अगर कौन सा कोई भी ऑप्शन था तो वो आप देख लेना। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका है, इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर राज्य है? तो महाराष्ट्र है, और इसमें महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण जीते थे, रजत 69, कांस्य 79 और कुल 288 पदक जीतकर 228 पदक जीतकर एक नंबर की रैंकिंग के ऊपर था। इसके बाद में जैसे और भी है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक और नगाड़ों के साथ किया जाता है? तो राय नृत्य है आपका, और ये मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति इस लोक नृत्य को करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि गौतम बुद्ध से संबंधित एक कथन दिए गए थे, आपको सही और गलत बताना था कि जन्म ईस्वी पूर्व 563 लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसके बाद में दूसरा क्या था कि ये शाक्य कुल से थे। तो ये इस प्रकार का ये कथन दिया गया था। इसके बाद में अगर आपसे निधन के बारे में पूछ ले तो इसकी निधन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में, आयु 80 वर्ष में, कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को परिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल यहां से भी हो सकता है कि जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है इसको क्या बोला जाता है, इस घटना को क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके पिता का क्या नाम था गौतम बुद्ध के? तो यहाँ पर सुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नीचे देखें तो यहां पर क्या है, बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में एक तपस्वी जीवन के जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मतलब गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर निर्वाण यानी प्रबोधन प्राप्त किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। कौन सी नदी थी? तो यहाँ निरंजना नदी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारतीय मूल के किस मुख्य न्यायाधीश ने 2023 में सिंगापुर के राष्ट्रपति की शपथ दिलवाई थी? तो भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश सुदेरसन मेनन ने सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थर्मन सनमुगनम नौवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाई थी। तो ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान से देखना। 14 नंबर जो सवाल था ये पूछा गया था कि टेबल टेनिस का गेम का स्कोर
10 होने पर क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि जैसे एक खिलाड़ी 11 अंक प्राप्त नहीं कर लेता जब तक कि ड्यूस 10-10 ना हो। इस स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को केवल 1 सर्व मिलता है। ठीक है फ्रेंड? यह तब तक बदलता रहता है जब तक किसी एक खिलाड़ी को 2 अंक की बढ़त नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे 15 नंबर सवाल पूछा गया था कि कौन सी मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित होती है। तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो कौन से मौलिक अधिकार है? तो यहां पर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो एक सवाल आपका पूछा गया था लिएंडर पेस से। तो ये कल की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो इससे संबंधित कोई सवाल था, ये मेरे को एग्जैक्ट सवाल पता नहीं है। इसके बाद में हम आगे देखें तो आगे एक आपको कृष्ण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष्णु, राम, श्याम, मनमोहन, मोहन, माखन, चोर और मधुसूदन, कान्हा। ये आपके कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा गया था कि यह आपका आज का अंतिम सवाल है इस शिफ्ट का। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मूल्यह्रास शब्द से कोई क्वेश्चन आया था। इसका एग्जैक्ट मालूम नहीं है। मूल्यह्रास से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स ये थे एसएससी जीडी भर्ती 20 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। एकदम रियल और सटीक क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं उनके सभी सवाल मैं आपको इस चैनल के ऊपर आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।